हाँ जी। तो हम कल क्या बात कर रहे थे? भूमध्य रेखा पे बात कर रहे थे, और एक छोटा सा मैंने कोई क्वेश्चन भी दिया था, तो बताओ। हम्म। अफ्रीका के कौन कौन से हैं? अफ्रीका। कुल कितने? सीक्वेंस से सबसे पहले कौन सा आएगा? इक्वेडोर। इसके बाद कोलंबिया। हम्म। फिर ब्राज़ील। फिर हम्म साओ टोम व प्रिंसिप। फिर गैबन। फिर कांगो गणतंत्र। फिर ना युगांडा। फिर केन्या। फिर सोमालिया। ये गैबन, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। गैबन आ गया ना? ये अफ्रीका है। ये दक्षिण अमेरिका है। ये एक द्वीप है जो कि अफ्रीका के पास में है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है। और फिर एशिया आएगा, जिसमें क्या जाएगा? हैं? इंडोनेशिया और किरीबाती। ये तीन है एशिया के। ठीक है, ये सीक्वेंस है एग्जैक्ट। जनरली एग्जामिनर जो भी देंगे आपसे, सीधे देशों को पूर्व से पश्चिम पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। एग्ज़ाम का मतलब ये होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो नहीं पूछेंगे, टॉपिक भी यही रहेंगे। तो अब क्वेश्चन आगे कैसे होंगे, तो आपको उसका एक आभास करना है कि हमको, तब जाके क्या होगा, आपकी एक तैयारी मुकम्मल होगी। पीछे मुड़ के अगर बैठे रहेंगे, ये पूछे हुए थे उन्हीं को हमने लर्न कर लिया, तो फिर वो मुकम्मल तैयारी नहीं होगी। वो तो आपको हेल्प करता है कि क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती, और उसमें ये जो तीन थे, इसके साथ में एक दे दिया मलेशिया। अब इंडोनेशिया मलेशिया बिल्कुल साथ साथ हैं, तो ये कंफ्यूज करता है कि अब इसमें कौन नहीं है। समझ आ रहा? तो पढ़ते समय इसलिए जो एटलस है उसको जरूर आपको रीडिंग मारनी है। ठीक है, कुल 13 देश हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे थे भूमध्य रेखा। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेखा आती है आपके, वो है कर्क तथा मकर रेखाएं। भूमध्य रेखा के बाद में नेक्स्ट रेखाएं आती कर्क एवं मकर रेखाएं। कर्क एवं मकर रेखा। इसमें लिखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को
मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एक रेखा है अपने 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसका क्या नाम है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? जैसे इसका नाम कर्क रेखा रखते हैं ना अपन, 0 डिग्री का भूमध्य रेखा, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। तीसरी चौथी के सवाल हैं तो तीसरी चौथी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अच्छा चलो, दूसरी या तीसरी क्लास में अपन पढ़ते हैं, ये उससे भी इजी है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम बताओ उत्तरी। दूसरी तीसरी पढ़ी पढ़ी थी या जंप करके सीधे गए हैं? याद है या दिमाग में कभी सुना ही नहीं, नाम भूल गए बिल्कुल? मैं तब तो मैं हेल्प करूं कुछ याद दिलाने की, हैं? तो वास्तव में इनके नाम होते नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? तो फिर सवाल आया इसका नाम क्यों है? कि जब 0 के बाद में 20 तक, 22 तक, 23 तक कोई नाम नहीं रखे, तो 23.5 का नाम क्यों रखा? इसका मतलब इनका क्या महत्व है जिसके कारण हमको इसका नाम रखना पड़ेगा? तो इसका ये महत्व है जिसके कारण हमने इसका नाम रखा, लिखो इसमें कि ये रेखाएं पृथ्वी के सबसे गर्म प्रदेश, सबसे गर्म प्रदेश उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध की सीमा बनाती है। की सीमा बनाती है। इसलिए इनके नाम है कि कर्क और मकर रेखा के बीच का ये जो बेल्ट है, यहां से यहां तक का, इस बेल्ट को आपने क्या नाम दिया? उष्ण कटिबंध। तो इसलिए इनके हमने नाम रखे कि अगर आपसे पूछे उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होगा तो हमको बताना पड़ेगा, तो फिर हम कहते हैं कर्क से मकर रेखा। अब ये सबसे गर्म क्यों है? 23.5 से क्यों गया? क्योंकि सूर्य की किरणें यहीं पर सीधी पड़ती। तो लिखो इस प्रदेश में सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकांश समय सीधी पड़ती हैं। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकांश समय सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा है तो हमने इसका नाम रखा उष्ण कटिबंध। समझ आ गया? नीचे एक में लिखो कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के बीच में से ये निकलती है। ठीक है, फिर जब इंडिया पढ़ेंगे तो इसमें आगे इस पर डिटेल से बात करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन आती है वो यहाँ आती है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो नेक्स्ट लाइन लिखो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
अब इसका नाम क्या है? हाँ, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, देखो यह रेखा आर्कटिक प्रदेशों से होकर गुजरती है। आर्कटिक प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर्कटिक। आर्कटिक सागर है एक, उत्तरी ध्रुव के जो सागर है उनको क्या कहते हैं? आर्कटिक सागर। तो उनके ऊपर से निकल रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया आर्कटिक रेखा। ठीक है, देखो यह रेखा शीत कटिबंध की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह रेखा शीत कटिबंध की दक्षिणी सीमा बनाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध 90 डिग्री से लेके और 66.5 डिग्री तक रहता है यहाँ। तो इस बेल्ट को हम नाम देते हैं शीत कटिबंध। तो इसलिए हमने इस लाइन का नाम रखा। ठीक है, देखो इस रेखा पर 21 जून के दिन 21 जून के दिन की अवधि, इस रेखा पर 21 जून के दिन की अवधि 24 घंटे की होती है। 24 घंटे की होती है। इसी कारण इस रेखा पर अवस्थित, इसी कारण इस रेखा पर अवस्थित नॉर्वे नामक देश को, नॉर्वे सुना है नाम नॉर्वे का? नॉर्वे नामक देश को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ए कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। अंडरलाइन कर दो इसको कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि रात के मध्य में सूर्य उग गया। तो जब मध्य में सूर्य उग गया तो फिर रात कहाँ रही? फिर तो दिन हो गया। तो फिर अपन ऐसे कैसे कहेंगे कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश? ये शब्दावली अजीब सी नहीं है? तो होता क्या है वास्तव में, इस रेखा पर जब हमारा गर्मियाँ चलती है जून के टाइम में, तो एक दिन पूरा 24 घंटे का हो जाता है। अब आप कहोगे दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, इसमें नई बात क्या है? तो अपने लिए नई बात इसलिए नहीं क्योंकि अपन उसमें रात भी काउंट करते हैं। अपन 24 घंटे का दिन और रात मिला के कहते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं लाइट आवर्स, प्रकाश अवधि। प्रकाश अवधि पूरे कितने घंटे की हो जाएगी? 24 घंटे की। मतलब पूरे 24 घंटे तक केवल दिन ही रहता है, रात नहीं आती। और फिर इसके ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे 1 महीने का दिन, 2 महीने का दिन, 3 महीने का दिन, 90 डिग्री पे आते हैं 6 महीने तक लगातार लाइट रहती है। रात के 2 बजे होंगे तब भी दिन रहेगा अपने हिसाब से। तो जब मध्यकाल में, जब रोमन योद्धा, रोम आप जानते हैं कि यूरोप के दक्षिण में है बिल्कुल, ठीक है, इटली में। तो इटली ने जब अपना अधिकार बढ़ाया और वो बढ़ते बढ़ते जीते जीते नॉर्वे तक चले गए, तो उन्होंने देखा कि जब तक हमारे देश में आधी रात होती है उस समय भी नॉर्वे में क्या सूरज उगता है। तो उन्होंने इसकी तुलना की
तो उन्होंने किस सेंस में की, खुद की रातों को लेकर, कि हमारी मध्य रात में भी वहाँ पे क्या चल रहा है, दिन होता है। तो इसलिए ये शब्द दिया गया मध्य रात्रि के सूर्य का देश। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में ही सूर्य आ जाता है, कैसा हल्का हल्का सा दिखाई पड़ता है, जैसे ये टॉर्च जल रही है ना वैसे सूर्य है, इसलिए उसको मध्य रात्रि का सूर्य कह देते हैं। लेकिन ये पूछा जाता है, तो इसका विशेषता क्या है कि इसी रेखा से दिन 24 घंटे से आगे बढ़ना। इसलिए आईएएस तक में क्वेश्चन आया है कि किस अक्षांश रेखा पर दिन की अवधि 24 घंटे की होती है, ये नॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर फिर आगे आधुनिक जनसंख्या निवास नहीं करती। हमारी जो आधुनिक जनसंख्या है वो इस लाइन आखिर में नॉर्वे देश ही है, इसके ऊपर हम नहीं रहते कहीं पर। केवल जो ये आपके आदिवासी होते हैं ना, जिनको आप एस्किमोज कहते हो, लैब्स कहते हो, याकूत, चुकची वगैरह, ये लोग रहते हैं, ठीक है, इसलिए। फिर नेक्स्ट लाइन आती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा, लाइन ऑफ अंटार्कटिका कहते हैं इसको। तो लिखो, यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध की सीमा निर्धारित करती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध का निर्धारण करती है या सीमा निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है, यहां से शीत कटिबंध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका, उसका आरंभ भी इसी रेखा से माना जाता है। तो लिखो, इसी रेखा से अंटार्कटिका महाद्वीप का आरंभ माना जाता है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी रेखा से अंटार्कटिका महाद्वीप का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा लाइन ऑफ अंटार्कटिका। तो ये 5 लाइन ऐसी हैं जिनके पूरे विश्व में नाम है, बाकी किसी भी अक्षांश रेखा के नाम नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि ये 5 जलवायु कटिबंधों की सीमाएं दिखाती है। समझ आ गया? तो ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? फिर नेक्स्ट आता है आपके देशांतर। अक्षांश के बाद नेक्स्ट आता है देशांत, लॉन्जिट्यूड्स। देशांतर रेखाएं भी कोणीय दूरियां हैं, लेकिन वो यूं होती है। तो अब इनको परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा की परिभाषा अगर लिखें तो क्या बोलें? बिल्कुल, तो लिखो देशांतर रेखा के लिए ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाती हुई
जो कि समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाती हुई उत्तरी ध्रुव से समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाती हुई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। उत्तरी ध्रुव से तीन चीजें ध्यान रखनी है। समान कोणीय दूरी कि केंद्र से अभी भी कोण लेंगे हम, कि जैसे ये सेंटर है पृथ्वी का, ठीक है, कोण यहां से लिया जाएगा, जैसे ये रेखा है यूं, तो अब ये एंगल जो है ये सेम होंगे उसके, इस रेखा के यहां से, तो इन समान एंगल को जब हम सीधा के सीधा यूं खींच देंगे, लेकिन खींचेंगे कैसे? उत्तर से दक्षिण नहीं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये शब्द का ध्यान रखना है। अगर यूं लिख दें उत्तर से दक्षिण खींची जाती है तो इसका मतलब तो ये सीधी हो गई, तो सीधी नहीं है ये, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तीन सौ साठ क्यों होती है? तीन सौ साठ डिग्री का होता है। अगर हम उसको छोड़ें और अगर यह देखें तो इनकी संख्या अक्षांश से जस्ट डबल होती है। 180 का दुगना 360, तो अक्षांश से जस्ट डबल क्यों रखी गई? तो आगे लिखो। हाँ देखो, ये रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती। ये रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती, अर्थात इन रेखाओं के मध्य में सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? ब्रैकेट में लिख लो, 111.32 किलोमीटर। तथा न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर, ब्रैकेट में लिखो 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भूमध्य रेखा है तो देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी यहाँ होगी और सबसे कम दूरी यहाँ। तो ये वो क्योंकि समानांतर रेखाएं नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इनको वृत्त नहीं माना गया, जबकि ये होती सर्कल ही है पूरा, और सभी देशांतर रेखाएं समान आकार के वृत्त हैं, ग्रेट सर्कल्स हैं वो, लेकिन उनको हम अर्धवृत्त ही मानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पैरेलल लाइंस नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको आधा इधर अलग मानते हैं, आधा इधर अलग मानते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या 360 से बढ़कर डबल हो जाती है। समानांतर इसलिए नहीं होती क्योंकि समान कोणीय दूरी को होने के कारण क्या होता है, इनको जब हम उत्तर से दक्षिण पे जो इनको कोण लेते हैं, ऊपर से पृथ्वी कैसी है, बराबर चौड़ाई की होती, तो इसमें रेखाएं अपने आप कैसे हो जाती, समानांतर हो जाती। लेकिन क्योंकि ऊपर से पृथ्वी छोटी होती जाती है तो इसलिए इनकी रेखाएं पास पास आने लग जाती हैं। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होती तो फिर एंगल के हिसाब से सीधी आती है। समझ आ गया?
आगे लिखो। कि यद्यपि ये रेखाएं दीर्घ आकार के वृत्त होती हैं। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, तो दीर्घ आकार के वृत्त होती हैं, परंतु इन्हें अर्धवृत्त या अर्धवृत्त या रेखा ही माना जाता है। अर्धवृत्त या रेखा ही माना जाता है। सबसे बड़े सर्कल होते हैं, जैसे बास्केटबॉल अगर आपने देखा हो उस पर लाइन होती है, उन लाइंस को देखो तो आप वो सारी देशांतर रेखाएं देख सकते हैं, और सबका आकार बराबर है। वही सबकी जो लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर है टोटल सबकी, जबकि अक्षांश में तो सबकी अलग अलग है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सी बराबर लंबाई की रेखा, लेकिन क्योंकि ये समानांतर नहीं होती इसलिए इनको हम आधे को अलग और इसके पीछे आधे को अलग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चन आजकल कैसे आते हैं, ट्रू और फॉल्स के आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा या कौन से। तो आप हर बार, ये अभी किसी एग्जाम में आया था 3-4 साल पहले कि सभी देशांतर रेखाएं समान आकार के दीर्घवृत्त हैं, तो ये लाइन सही है, वृत्त तो है वो, आप माने या नहीं माने, बस हम तो अलग कारण से उनको अर्धवृत्त मान लेते हैं, लेकिन करेक्टर तो है उनके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम लिखो, इन रेखाओं के मध्य का क्षेत्र रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर कहलाता है। गोर कहलाता है। ये जैसे अक्षांश के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, तो वैसे ही गोर कहलाता है। ये वाला, ये गोर है पूरा पूरा, जिसकी अपन अगर साइज शेप देखें तो जैसे अपने ऑरेंज की एक कली होती है ना, सेम वैसी इसकी साइज और शेप होती है। पर क्योंकि इसमें सिमिलरिटी नहीं होती, ना जलवायु की, ना जनसंख्या की, ना संस्कृति की, तो इसलिए क्या है कि ये शब्द ही बन के रह गया, इसका कोई आपको व्यवहारिक उपयोग नहीं मिलता। ठीक है, अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये अपने आप में क्या करती है, पृथ्वी पर प्रादेशिक भिन्नता उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट विशेषता में कि एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। सवाल आया किसको, बस को, भाग के दौड़ के जाएं, किसको लगता है 4 मिनट का समय? सूर्य को, तो ब्रैकेट में लिखो सूर्य को। सूर्य को अर्थात यहां पे अगर सूर्य है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा जब सूर्य के सामने आएगी तो इट विल टेक 4 मिनट्स, वो 4 मिनट लगाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 360 है आपकी इंटू 4, तो लगभग 1440 मिनट, अर्थात लगभग 24 घंटे। हर देशांतर रेखा 4-4 मिनट के अंतर में घूमती जाती है, और यही प्रभाव आपकी पृथ्वी पर प्रादेशिक जो समय होता है, रीजनल टाइम डिफरेंस जो होता है, उसको जनरेट करता है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी
देशांतर रेखा। अब एक क्वेश्चन कई इंटरव्यूज तक में पूछा हुआ है कि अपना भारत है, उसके मुख्य भूमि की अपन अवस्थिति देखें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पश्चिम से पूर्व की देखें तो 68 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगर हम अक्षांशों का अंतराल निकालें, कुल अक्षांश पर हमारे देश पर कितने आते हैं, तो लगभग 30 अक्षांश हैं। और देशांतर का अंतराल निकालें तो भी 30 देशांतर है। 68 से 97 तक 30 होते हैं, 8 से 37 तक लगभग 30 होते हैं। लेकिन जब हम लंबाई नापते हैं तो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो जब अक्षांश और देशांतर दोनों 30-30 हैं तो लंबाई समान क्यों नहीं है भारत की? फिर भी इतना कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ गया? ये तो पूछ रहा हूँ क्यों। हैं? देशांतर सही बोल रहे हो? समझा नहीं? संख्या से फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, क्योंकि अक्षांश के बीच की दूरी तो निश्चित है 111 किलोमीटर। देशांतर की दूरी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जा रही छोटी हो रही है। तो अब भारत कहाँ पर है? यहाँ। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है। भूमध्य रेखा पे 111.32 किलोमीटर, इसके ऊपर तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे 30 देशांतर होने के बावजूद ये दूरी क्या है? कम है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन खूब बार पूछते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है कि भारत पे अक्षांश के बीच की दूरी तो समान है, लेकिन देशांतर की दूरी 111 से कम है, तो इसलिए पूर्व से पश्चिम चौड़ाई भी कम हो जाती है। समझा? तो क्वेश्चन वहाँ का होता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है आपको ये रहता है। ये अगर दिमाग में होगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को डील कर सकते। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियां। दो तरह की गति होती है हमारी पृथ्वी की। कौन कौन सी? एक तो दैनिक और एक वार्षिक। ठीक है। तो सबसे पहली जो गति है इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। फर्स्ट लिखो घूर्णन गति। देखो, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है तो इस गति को घूर्णन गति अथवा परिभ्रमण गति कहा जाता है। दोनों नाम मिलते हैं। परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है। जो कि सदैव किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व
अथवा घड़ी की सुई के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि घड़ी के विपरीत होती, घड़ी यूँ चलेगी और ये उल्टी चलती है। ठीक है। अब इस गति की अवधि कितनी होगी? 24 घंटे लगभग, है ना? तो लिखो इस गति की अवधि 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड होती है। 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड होती है। ठीक है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? लगभग 24 घंटे। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? एक दिन। ठीक है। देखो इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। अब हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। दो हैं। कौन कौन से? और शुक्र और अरुण। तो नीचे नोट डाल के लिखो कि सौरमंडल में शुक्र, सौरमंडल में शुक्र तथा अरुण ग्रह की घूर्णन गति किधर होगी? पूर्व से पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा अथवा क्लॉकवाइज होती है। घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। हमारे 8 ग्रह हैं। 8 है ना? पहले एक 9 था, फिर सेकंड ग्रेड पढ़ने वालों ने सरकार को लिख के एप्लीकेशन दी कि साहब 9 याद नहीं होते, समान रखो, 8 ही रखो। तो फिर एक निकाल दिया हमने। और ये कौन सा निकाला? प्लूटो। और अब आपके क्लासिकल प्लैनेट हो गए 8। तो इन 8 में से 6 ग्रह तो चलते हैं एक डायरेक्शन में और 2 चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा एसएससी में? एसएससी में क्वेश्चन पूछा किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो जो पूर्व से पश्चिम घूमेगा उसमें होगा। तो इनमें से एक दिया हुआ था, शुक्र। ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें लिखो घूर्णन गति के प्रभाव। ये प्रभाव क्या क्या होते हैं घूर्णन गति के? कि अगर घूर्णन गति हो रही है तो उसके इफेक्ट्स हमको क्या देखने को मिलते हैं? बताओ जरा। दिन रात का निर्माण। नंबर फर्स्ट लिख लो, दिन रात का निर्माण। कैसे हुआ दिन रात? कि जो भाग सूर्य के सामने था वहां तो दिन आ गया, पीछे वाले भाग पे अंधेरा हो गया, उसको हमने रात का, फिर घूम के इधर आ गया। तो ये दिन रात सबसे सिंपल है। इसके अलावा और क्या प्रभाव हो सकते हैं? है? अब एक तो देखो सीधी सी बात है, आप, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो जोर से बोला करो, मुझे सुनता कम है।
जो आपको चक्कर आते हैं उस वो तो एक पृथ्वी घूर्णन से नहीं आते, कई बार चक्कर आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। दूसरा प्रभाव लिखो, नंबर सेकंड, कि पृथ्वी के किसी एक निश्चित स्थान पर, दूसरा प्रभाव, पृथ्वी के किसी एक निश्चित स्थान पर एक दिन में दो ज्वार का अनुभव होना, दो ज्वार, दो ज्वार का अनुभव होना, ये भी गुणन का प्रभाव है। ज्वार क्या होता है कि जो समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है तो उसको हम कहते हैं ज्वार, नीचे बैठता है तो इसको हम कहते हैं भाटा, ये होता है ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा क्यों आता है? किसके? चंद्रमा के, कि चंद्रमा और सूर्य के जो आकर्षण बल हैं वो पानी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इसलिए पानी ऊपर उठ जाता है ना, न्यूटन ने बताया था। इसके आगे अपन इसमें बात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो अब चंद्रमा के सामने जो हिस्सा है पृथ्वी का, इस पे आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। नतीजा क्या होगा कि इस जगह पानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई स्थान ए है, तो ए स्थान पे ज्वार आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सूर्य चंद्रमा के सामने है। ठीक है, अब अपन को कोई पकड़ के खींचता है तो अपन क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं पीछे की ओर, अपना पूरा संतुलन, कोई आप पकड़ खींचेगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, मैं यूँ हो जाऊँगा। तो पृथ्वी भी क्या करेगी, इसका रिएक्शन करेगी। तो पृथ्वी जब रिएक्शन करती है तो वो अपना सारा बल इधर लगा देती है, इस ए के बिल्कुल विपरीत सी बिंदु पे। उसको हम कहते हैं पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। उसके कारण यहाँ के जो समुद्र होंगे उनमें भी उतना ही ज्वार आ जाएगा जितना कि यहाँ आ रहा है। दोनों ज्वार बराबर आते हैं क्योंकि शक्तियाँ, संतुलन बराबर होगा। ठीक है, अब ये स्थिति जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है यूँ चलती रहती है। चंद्रमा कितने दिन में घूमता है? 27.5 दिन में। वो 27.5 दिन में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है। तो ये आप मान के चलो बस ये स्केल है, ये स्थिति यूँ रहेगी। अब चंद्रमा इधर आ गया तो ए और सी यूँ हो जाएंगे, यूँ यूँ यूँ, लेकिन इनको कितना टाइम लगेगा? 27.5 दिन। ठीक है, अब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे खुद भी घूम रही है, तो अकेला चंद्रमा ही नहीं घूम रहा और वो घूम रही 24 घंटे में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बिंदु 12 घंटे बाद कहाँ पहुँच गया? सी पे, और सी कहाँ पहुँच गया? ए पे। तो उसको दो ज्वार मिल गए। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो ए बिंदु पे एक बार ज्वार आता, फिर 27.5 दिन बाद अगली बार आता। लेकिन अब कितने बार आ रहा है? एक ही दिन में 2 बार आ गया। किसके कारण? पृथ्वी के घूमने के कारण। तो ये भी पृथ्वी के घूमने का इफेक्ट है। ये भी एसएससी में आया था अभी कि इनमें से कौन सा प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो एक स्थान पे दो ज्वार का अनुभव हमेशा पृथ्वी घूमने के कारण ही होता है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो फिर नहीं होता। समझ आ गया? ऐसे और क्या प्रभाव होगा? नेक्स्ट लिखो। क्या? हाँ हाँ हाँ, इससे नहीं होगा। तीसरा प्रभाव लिखो। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के केंद्र में, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय बल की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय बल की उत्पत्ति होती है। इस बल के कारण चुंबकीय बल की उत्पत्ति होती है। इस बल के कारण पृथ्वी
चुंबक के समान कार्य करती है। अब हमारी पृथ्वी में दो बल देखने को मिलेंगे। एक बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक बल कहलाता है चुंबकीय बल। हमारी पृथ्वी इटसेल्फ में एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। ये बल उसमें कहाँ से आया? ये बल आया पृथ्वी के घूर्णन से। अगर ये घूर्णन गति नहीं होती तो हमारी पृथ्वी एक चुंबक के समान व्यवहार नहीं करती। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताऊंगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक फैक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है, अब ये बल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बल पृथ्वी को 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक चुंबकीय कवर से आच्छादित रखता है, जिसको हम कहते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। और ये एक कवच है जिससे अंतरिक्ष में जो कॉस्मिक वेव जो बहुत गर्म होती है उनको ये आने से रोक देता है। अर्थात पृथ्वी इसके कारण सुरक्षित हो जाती है घातक किरणों से। अगर ये ऊपर का कवर जो पृथ्वी से कितना आगे है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाद 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक है, तो ये अगर खत्म हो जाए, बंद हो जाए, जैसे स्विच ऑफ हो जाए, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो ये जैसे लाइट स्विच ऑफ होती है ना, वैसे ही चुंबकीय बल अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। और स्विच ऑफ होते ही इतने प्रगाती किरणें आएंगी कि पृथ्वी कुछ सेकंड्स के अंदर जल जाएगी। तो इतना ज़बरदस्त फोर्स होता है ये, जिसको मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। ये पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होता है। तो इसलिए पृथ्वी में दो बल हैं। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को और चुंबकीय बल को एक मान लेते हैं। इसीलिए अपने चुंबक, आपने देखा होगा कि एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो नॉर्थ को दिखा देता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा एक यंत्र में ऐसा क्या होता है कि वो उत्तरी ध्रुव बता दे? कैसे संभव है? वो वास्तव में इस मैग्नेटिक फील्ड्स को पकड़ता है। इसलिए अगर आप कोई रॉड होती है ना मैग्नेट की, जैसे चुंबक है, उसको धागे से बांधो और लटका दो नीचे ज़मीन पर, तो अपने यहाँ पे तो यूँ लटकेगी। अगर आप उसको ध्रुवों की ओर लेके जाओगे, धीरे 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 वो यूँ खड़ी होना स्टार्ट कर देगी और बिल्कुल नॉर्थ पोल पे आके और वो लटक के धागे के साथ यूँ हो जाएगी। क्यों? इसी चुंबकीय प्रभाव से। इतना ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। आगे इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है अर्थ का। पर ये इफेक्ट किसके कारण आया? जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट प्रभाव, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर कोरियोलिस प्रभाव की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल या प्रभाव की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण बल या प्रभाव की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर चलने वाली पवन महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, सुना है नाम? बंदूक की गोली, हाँ लिख ले, क्या दिक्कत है? बंदूक की गोली, मिसाइल, इत्यादि की दिशा में परिवर्तन आता है। पृथ्वी के घूमने से एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं विक्षेपक प्रभाव, डिफ्लेक्शन इफेक्ट। ये प्रभाव जी कोरियोलिस एक विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले खोजा था, तो उनके नाम से इसको क्या रख दिया? कोरियोलिस बल। बेसिकली ये फोर्स नहीं होकर ये एक फैक्ट होता है।
इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जो स्वतंत्र रूप से गतिशील वस्तु है वो अपनी दिशा को छोड़कर टर्न करती है निश्चित दिशा में। चाहे बंदूक से गोली छोड़ेंगे, चाहे मिसाइल छोड़ें, चाहे समुद्र में चलने वाली धाराएं चलें, चाहे हवा चले, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं चल पाएगी। ये पृथ्वी के घूर्णन गति का एक फैक्ट है। इसलिए बंदूक की गोली छोड़ते समय, मिसाइल छोड़ते समय इस प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। वरना मिसाइल को छोड़ना बांग्लादेश, पाकिस्तान में तार गिर गई वो बांग्लादेश में। इसलिए बंदूक की गोली कभी स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो एक निश्चित सीमा पे जाके धीरे धीरे टर्न कर जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा राइट हैंड पे टर्न करती है, दक्षिण गोलार्ध में हमेशा लेफ्ट हैंड पे टर्न करती है। नियम होता है। तो ये प्रभाव किसका है? घूर्णन गति का। इस प्रभाव का नाम क्या है? कोरियोलिस प्रभाव। और इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि ये पानी को घुमा देता है। अपने वॉश बेसिन, अपने संडास के अंदर जब हम फ्लश करते हैं तो जो पानी गोल घूमता है वो भी कोरियोलिस बल के प्रभाव से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उत्तरी गोलार्ध में वो घूमेगा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इतना ज़बरदस्त इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि वो घेरा तो इतना सा होता है। तो ये अर्थ का एक बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। जो पवनों को तो आगे विंड्स पड़ेंगे ना, तो उस समय ये डायरेक्शंस यही निर्धारित करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, गाइड्स मत पढ़ना। गाइड कभी मत पढ़ना, मेरी यकीन मानो। बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी, गाइड्स को लास्ट में पढ़ो, तब समझ में आएगा कि गाइड की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए 9 आप जो मिल जाए ना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 12th तक की जितनी भी किताबें हैं, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, सब पढ़ डालो, क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। थैंक यू।